जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का बोर्ड पेपर है और उस बोर्ड पेपर के अंतिम क्रम में अंतिम रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं अंग्रेजी विषय का। तो आप लोग जुड़े रहिए, अंत तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरा दावा है, मेरा वादा है कि इससे बाहर आप लोगों का पेपर नहीं आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हुआ हूं। तो देखिए बेटा, पहले हम लोगों को सबसे पहले शुरू करना होता है कहाँ से? सबसे पहले शुरू करना होता है, एक सेक्शन ए होता है जो कि रीडिंग होता है, अध्ययन वाला कार्य होता है। इसमें हम लोग देखते हैं और इसमें क्या कह रहा है सेक्शन ए में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए पैसेज को, अनुच्छेद को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। कैसा कह रहा है? बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कह रहे हैं पैसेज क्या है? ए मैन वाज केप्ट इन जेल। एक व्यक्ति जेल में रखा गया था, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। एक व्यक्ति बिना किसी गलती के जेल में रखा गया था। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब राजा जेल में भ्रमण करने के लिए गया, ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट ही वाज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। जब राजा भ्रमण करने के लिए जेल में गया तो उसने उसे बताया कि वह निर्दोष था। द किंग फाउंड, राजा ने पाया, आउट मतलब राजा ने तलाश किया या पाया, दैट इट वाज ट्रू, कि यह सत्य था। राजा ने पाया कि यह सत्य था। तो राजा ने क्या किया? द किंग गेव हिम ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। राजा ने उसे कुछ मात्रा में धनराशि दी, रुपए दी और उसे स्वतंत्र कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट, वह सीधे बाजार में गया। वेयर सम बर्ड्स वेयर केप्ट इन केज फॉर सेल, जहाँ पर बिक्री के लिए कुछ पक्षी रखे गए थे। जहाँ पर बिक्री के लिए कुछ पक्षी रखे गए थे। ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स, उसने सभी पक्षियों को खरीद लिया। फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से। उसने दुकानदार से सभी पक्षियों को खरीद लिया। एंड सेट देम फ्री, और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। एट दिस, इस पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। भाई कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा अगर मान लीजिए आपने कुछ खरीदा और उसको लुटा दो। देन द मैन सेड टू हिम, फिर उस व्यक्ति ने उससे कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी, यदि तुम मेरे जैसे जेल में रखे गए होते, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी गलती के, यदि तुम मेरे जैसे बिना किसी गलती के जेल में रखे गए होते, यू वुड हैव डन द सेम, तो तुमने भी यही किया होता। अब देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न क्या है बेटा। तो इससे संबंधित हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था। तो देखते हैं कि दुकानदार, यहाँ पैसेज में आप लोग देख लीजिए कि दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था। देखिए ये कह रहे हैं कि ये ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। मतलब अब हम इसको आंसर कैसे लिखा जाएगा ये भी देख लीजिए। इसका आंसर होगा कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित था, बिकॉज द मैन परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम हिम एंड सेट देम फ्री। यहाँ सेट होना चाहिए, सेट मिस हो गया है। यहाँ पर आप लोग सेट बढ़ा लेना, आप लोग क्या कर लेना, यहाँ पर सेट बढ़ा लेना। हाँ, यहाँ पर सेट बढ़ा लेना। तो दुकानदार आश्चर्यचकित था क्योंकि उस व्यक्ति ने सभी पक्षियों को खरीदा और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है
कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, उस व्यक्ति ने उस दुकानदार से क्या कहा, उस व्यक्ति ने दुकानदार से क्या कहा। तो आप चले आइए पैसेज पर और पैसेज पर देख लीजिए कि व्यक्ति ने क्या कहा। द मैन सेड टू द हिम, इफ़ यू हैड बीन इन द प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। यही तो कहा था कि यदि तुम भी मेरे जैसे बिना किसी गलती के जेल में होते तो तुम भी यही चीज़ करते। अब देखते हैं आंसर को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो ऐसे सीधे लिखेंगे आंसर में कि द मैन सेड टू द शॉपकीपर, उस व्यक्ति ने दुकानदार से कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, कि यदि तुम भी मेरे जैसे जेल में बिना किसी गलती के होते, यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी ठीक यही चीज़ करते। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आफ्टर बीइंग फ्री, मतलब स्वतंत्र होने के बाद, वेयर डिड द मैन गो, वह व्यक्ति कहाँ गया। तो अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर कहाँ है, पैसेज में हम पहले देख लेते हैं। तो पैसेज में कहाँ पर है बाबू, पैसेज में है ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट वेयर सम बर्ड्स वेयर केप्ट इन केज फॉर सेल, वह सीधे बाजार में गया जहाँ पर बिक्री के लिए कुछ पक्षी पिंजड़े में रखे हुए थे। यही चीज़ आपको यहाँ पर बता देना है, बस बता ये देना है कि जैसे वहाँ पर पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र होने के बाद, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। आफ्टर बीइंग फ्री, स्वतंत्र होने के बाद, द मैन वेंट टू ए शॉप, व्यक्ति एक दुकान पर गया। वेयर सम बर्ड्स वेयर केप्ट इन केज फॉर सेल, जहाँ पर बिक्री के लिए कुछ पक्षी रखे गए थे। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में एक शब्द की तलाश करो व्हिच मीन्स जेल, जिसका अर्थ जेल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें एक शब्द है प्रिजन। ये देखिए सबसे नीचे पैसेज में लिखा हुआ है प्रिजन। प्रिजन का मतलब भी जेल होता है और जेल का मतलब भी जेल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रिजन। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फाउंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज़ अपोजिट ऑफ सोल्ड। तो सोल्ड मतलब होता है बेचा, सोल्ड मतलब बेचा, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है बेचा, यानी सेकंड फॉर्म है, तो हमें ख़रीदा का सेकंड फॉर्म लेना है। तो आप देखिए पैसेज में एक शब्द आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है परचेज्ड। परचेज्ड मतलब क्या होता है, ख़रीदा। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोगों को लिख देना है, क्या लिख देना है, यहाँ पर हम लोगों को लिख देना है परचेज्ड। क्या लिख देना है बाबू, परचेज्ड लिख देना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला इसी में हमें क्या कह रहा है कि राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो सीधा का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा। क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि कर्व। कर्व मतलब होता है टेढ़ा या टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मतलब कि घुमावदार कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये पैसेज वाले जो आंसर है ना, एक बार आप पैसेज को बेहतरीन पढ़ लेना, उसके बाद में ही करना। बिना पैसेज को पढ़े अगर आप उत्तर को करेंगे, हल करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपसे गलतियां बहुत होंगी। ये जो ई वाला है इसका जवाब आपको उसमें से ऐसे शब्दों में से ही ढूंढना होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए, आप जानते हैं ये सेक्शन बी जो होता है ये राइटिंग स्किल का होता है। राइटिंग स्किल मीन्स यहाँ पर आपको एस्से वगैरह लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं एस्से में हमसे क्या कह रहा है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। मतलब आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है या एक लेख लिखना है। अब यहाँ पर टॉपिक क्या क्या दे रहा है, डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विद द पैंडेमिक। क्या भारत पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, पैंडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी। तो क्या भारत महामारी से निपटने में सक्षम रहा। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जर्नलिज्म एंड इट्स वर्क इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में
पत्रकारिता और इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और या फिर आपको वेज द मेजर ऑफ इरेडिकेट डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा को रोकने के लिए जो मापक होते हैं और तौर तरीके होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं बेटा। अब देखिए, जो आपका इन तीनों में से महत्वपूर्ण है ना, आज वाले मतलब कल जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी महिला से संबंधित, बालिका से संबंधित टॉपिक मिलेगा उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए डाउरी सिस्टम आपको मिल रहा है ना, डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, और दहेज प्रथा मिल रहा है मतलब हमें ये लिखना ही लिखना है, हमको ये वाला तैयार बेहतर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसी टॉपिक को कवर किया है। तो देखते हैं, लिखा है कि द डाउरी सिस्टम इज़ ये सोशल सिस्टम, दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रथा है, व्हिच एग्जिस्ट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के कई हिस्सों में अस्तित्व में है। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, जो भारत के कई हिस्सों में अस्तित्व में है। इट इज़ ये ट्रेडिशन, यह एक परंपरा है, इन व्हिच द ब्राइड्स फैमिली गिव्स मनी, प्रॉपर्टी और प्रीसियस गिफ्ट्स टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें, यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें दुल्हन का परिवार दूल्हे को और उसके परिवार को शादी के समय पर क्या क्या, शादी के समय पर रुपए, दहेज मतलब रुपए, संपत्ति या बहुमूल्य उपहार देता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इट वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू न्यूली मैरिड कपल्स। यह वास्तव में जो नया नवविवाहित जोड़ा है उसे आर्थिक सहायता देने के लिए होता है, बट इट हैज़ टर्न्ड इनटू ए ह्यूज सोशल इविल। लेकिन यह एक ह्यूज मतलब होता है विशाल यानी बहुत बड़ी, लेकिन यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई में बदल गया है। दैट फ्रीक्वेंटली लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, जो अक्सर, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार या हमेशा, जो बार बार क्या करता है, एक बर्बादी की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा अभी देखा है, इसका और अंश है। देखिए 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। कह रहे हैं इन मॉडर्न टाइम्स मतलब आधुनिक संसार में, द डाउरी सिस्टम हैज़ प्लेस्ड प्रेशर एंड बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली। इस दहेज प्रथा ने क्या किया है, इस दहेज प्रथा ने दुल्हन के परिवार पर एक दबाव और बोझ डाल दिया है, दुल्हन के परिवार पर एक दबाव और बोझ डाल दिया है। पर्टिकुलरली दोज मतलब विशेष रूप से उन पर, फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, उन लोगों के परिवार पर इसने एक दबाव डाल दिया है, इसने एक बोझ डाल दिया है। फैमिलीज आर ऑफन फोर्स्ड टू रेक लोन्स टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ डाउरी। जो परिवार हैं, परिवार अक्सर दहेज की मांग को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। और क्या होता है, डाउरी हैज़ इंक्रीज्ड जेंडर इनइक्वलिटी, दहेज प्रथा ने लैंगिक असमानता को बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है जो गरीब होगा वो यही चाहेगा कि मेरे घर पर कोई बेटी ना हो, क्योंकि वह शादी नहीं कर पाएगा ना। तो दहेज प्रथा को देखते हुए अगर देखा जाए तो लोग लड़कों को ज़्यादा चाहते हैं, जो लड़के मतलब जो जिनके पास लड़का होगा वो लालच उनके मन में आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, विद डाटर्स बीइंग सीन एज ए फाइनेंशियल बर्डन, जिसमें होता क्या है कि लड़कियों को एक आर्थिक भार के रूप में, बर्डन मतलब भार, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, जिसमें एक आर्थिक भार के रूप में समझा जाता है। अब कह रहे हैं अगला एक पैसेज और देख लीजिए, वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज, एक महत्वपूर्ण उदाहरणों में से आप डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा का, इज़ द इंक्रीज इन डाउरी रिलेटेड वायलेंस एंड क्राइम्स।
इनमें मतलब जो दहेज प्रथा का एक महत्वपूर्ण उदाहरणों में से दहेज से संबंधित मतलब दहेज प्रथा क्या बढ़ाती है? दहेज प्रथा दहेज से संबंधित हिंसा और अपराध को बढ़ाती है। ब्राइड्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू हरासमेंट, वायलेंस एंड इवन डेथ। मतलब दुल्हनें अक्सर प्रताड़ना, हरासमेंट मतलब प्रताड़ना, वायलेंस मतलब हिंसा, एंड इवन डेथ और मृत्यु तक भी झेलती हैं इफ़ देयर डाउरी इज कंसीडर्ड इनसफिशिएंट, यदि उनका दहेज अपर्याप्त माना जाता है तो। ठीक है, यदि उनका दहेज कम माना जाता है, अपर्याप्त माना जाता है, तो महिलाएं यानी दुल्हनें क्या होता है? प्रताड़ना, हिंसा और यहाँ तक कि मृत्यु को भी झेलती हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसने क्या किया है? इसके परिणाम स्वरूप इसने घरेलू हिंसा को बढ़ा दिया है। मेकिंग डाउरी ए सोशल इशू, दहेज को एक सामाजिक अपराध के रूप में बनाते हुए। टू फाइट दिस इविल, इस बुराई से संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए, प्रैक्टिस इन सोसाइटी, समाज में प्रयास होना चाहिए। द इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारतीय सरकार ने पास द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इन 1961। भारतीय सरकार ने 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जारी किया था, लागू किया था। इट एन इलीगल प्रैक्टिस, इसे एक अनुचित कार्य के रूप में मानते हुए। हाउएवर डिस्पाइट द क्या कह रहे हैं कि हाउएवर डिस्पाइट द लीगल एफर्ट्स, जैसा कि उचित या कानूनी प्रयासों के बावजूद भी, दिस सिस्टम कंटिन्यूज इन वेरियस एरियाज ऑफ सोसाइटी, ये प्रथा अभी भी समाज के विभिन्न हिस्सों में, वेरियस मतलब विभिन्न, अभी भी समाज के विभिन्न हिस्सों में जारी है। पब्लिक अवेयरनेस मतलब सार्वजनिक जागरूकता, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एंड इनकरेजिंग वोमेन टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, और महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में प्रोत्साहित करते हुए, आर इसेंशियल फॉर एंडिंग दिस प्रैक्टिस, इस कार्य को समाप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ओनली बाई एम्ब्रेसिंग जेंडर इक्वलिटी, केवल लैंगिक समानता को बढ़ाते हुए, एंड रिजेक्टिंग डाउरी और दहेज प्रथा को समाप्त करते हुए, कैन वी एक्सपेक्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हार्मफुल ट्रेडिशन, हम सभी इस हानिकारक परंपरा से या इस बुरी परंपरा से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डाउरी सिस्टम, ये आप लोग ज़रूर देख लेना। और कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक कराया था मदर्स रोल इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में माताओं की भूमिका। तो ये दोनों टॉपिक बेटा आप बेहतर से पढ़ करके जाना, इससे रिलेटेड आपको ज़रूर बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। अब देखते हैं, अब अगला टॉपिक है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक मतलब शिकायत करते हुए, बिजली के बार बार कटौती की शिकायत करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। चाहे आप ये वाला कर लो, चाहे राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्टर ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी यू लिव इन। आप मतलब अपने नगर निगम के प्रशासक को अपने क्षेत्र में स्वच्छता की व्यवस्था को, परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक पत्र लिखिए। अब देखिए, ये दोनों पत्र जो है ना, ये दोनों पत्र बेटा फॉर्मल लेटर हैं। कैसे लेटर हैं? फॉर्मल लेटर हैं। फॉर्मल लेटर हैं। तो फॉर्मल लेटर मतलब किसको लिखा जाता है?
अधिकारी को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? तो फॉर्मल लेटर जो होता है ये अधिकारी को लिखा जाता है, यानी कि वैसे ही लिखा जाता है, ये ठीक उसी प्रारूप में होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है ना, इसका फॉर्मेट वैसे ही होता है जैसे एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है ये मैंने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप जाइएगा चैनल पर देखिएगा, उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखा गया है। तो पेपर को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, मात्र बहुत कम समय का वीडियो है, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसे भी एक बार देख लेना। और क्लास को बेटा लाइक कर देना। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप लोगों को पेपर देना है, आप लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोगों को या हमें पेपर में से इम्पॉर्टेंट यानी पूरे सिलेबस में से इम्पॉर्टेंट लेकर के आना है, तो हमको भी तो पढ़ना पड़ा है। तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं, कह रहे हैं सेक्शन सी आ गया यहाँ से। सेक्शन सी मतलब होता है ग्रामर वाला सेक्शन। सेक्शन बी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो एस्से, दूसरा मतलब लेटर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का है वन देखिए वन हु पोजेजेज मेनी टैलेंट्स। कोई एक व्यक्ति जो कई योग्यताओं को, कई कुशलताओं को रखता है, कई कुशलताओं को रखता है, तो क्या उसे वर्सटाइल कहते हैं? क्या उसे वर्सटाइल कहते हैं, या फिर निम्बल कहते हैं, या फिर एक्सेप्शनल कहते हैं, या फिर गिफ्टेड कहते हैं? तो जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो इसकी बात क्या होगी बेटा, ये वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल का मतलब होता है, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मतलब जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हों, बहुत सारी कुशलताएं हों। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है द फ्रेज लॉक एंड की मीन्स। लॉक और की का मतलब क्या होता है, यानी ताला और चाबी का। तो भैया ताला और चाबी हम लोग क्यों लगाते हैं? ताला और चाबी क्यों लगाते हैं? तो मान लीजिए आप घर पर नहीं हैं, घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ताला लगाते हैं सुरक्षा के लिए। तो मतलब लॉक एंड की का क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन एक बार देख लीजिए, तो सिक्योर है, ऑप्शन है सिक्योर, ऑप्शन है अनसेफ, ऑप्शन है लकी, ऑप्शन है डेंजरस। तो अनसेफ मतलब असुरक्षित हो जाएगा, लकी माने सौभाग्यशाली हो जाएगा, डेंजरस मतलब खतरनाक हो जाएगा, और सिक्योर मतलब सुरक्षित हो जाएगा। सिक्योर का मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित। तो हम लोग ताला चाबी जो लगाते हैं ना, वो किसके लिए? सुरक्षा के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं बेटा? तो हम लोग सुरक्षा के लिए लगाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है द सिनोनिम्स ऑफ मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब होता है आर्थिक। मॉनेटरी मतलब क्या होता है? आर्थिक। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो क्या फिस्कल होगा, या फिर स्टेशनरी होगा, या फिर स्कल्पचरस होगा, या फिर बोरिंग होगा? तो देखिए स्टेशनरी मतलब कापी किताब होता है, स्कल्पचरस मतलब मूर्तिकार होता है या मूर्ति विद्या होता है, बोरिंग मतलब उबाऊ होता है, और फिस्कल का मतलब होता है आर्थिक। तो इसका ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा, फिस्कल। ठीक है, बिल्कुल फिस्कल आपका सही जवाब होगा। आप लोग बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिना देखे मत जाना। हाँ अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है द एंटानिम ऑफ लॉयल। लॉयल मतलब होता है जिम्मेदार। लॉयल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। और ये कह रहा है कि आप जिम्मेदार का अपोजिट बता दीजिए, विलोम बता दीजिए बाबू। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कार्डियल, दूसरा ऑप्शन है फैथफुल, तीसरा ऑप्शन है अनग्रेटफुल, चौथा है डिसलॉयल। तो देखिए कार्डियल, कार्डियल मतलब होता है हृदयिक, मतलब जो हृदय से संबंधित हो। फैथफुल मतलब होता है वफादार, और अनग्रेटफुल मतलब होता है अकृतज्ञ, मतलब जो उपकार को मानने वाला ना हो। और डिसलॉयल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। डिसलॉयल का मतलब क्या होता है? गैर जिम्मेदार। तो ये आप लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें आप लोगों का चौथा ऑप्शन होगा।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बिना देखे मत जाना। देखिए द किंग डाइड मतलब राजा मर गया, राजा मर गया। अब ये कह रहा है हेयरलेस, यहाँ कह रहा है एयरलेस, यहाँ कह रहा है हेयरलेस और यहाँ कह रहा है एयरलेस। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस हेयर का मतलब होता है ये HARE, इसका मतलब होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश। तो क्या राजा खरगोश के बिना मर गया? इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए ईयर HEIR जो होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी या वारिस, जिसको हम लोग एक शब्दों में कह सकते हैं। तो राजा क्या उत्तराधिकारी के बिना मर गया? हाँ, यही आपका ऑप्शन सही होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन और देख लेते हैं, HAIR इस हेयर का मतलब होता है बाल। बाल मतलब जो सर वाले बाल हैं ना, ये होता है। और एयर मतलब आप लोग हवा ही जानते हैं, हवा जो होता है जानते ही हैं। तो ये मतलब राजा अपने पुत्र के बिना या उत्तराधिकारी के बिना ही मर गया। अब देखते हैं हम लोग बेटा ग्रामर सेक्शन का कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो ग्रामर सेक्शन में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो क्या आते हैं, आपको कह रहा है 5 के ये में, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए मतलब कि अप्रत्यक्ष कथन में बदलिए। अब ये कह रहा है, देखिए सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट मतलब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। क्या कहा? कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब देखिए आपको ये वाला जो है ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट वाले का जो है, इसको बताना क्या है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो देखिए द टीचर सेड अध्यापक ने कहा, और ये जो द सन सेट्स इन द वेस्ट है ना, ये आपका क्या है? ये आपका है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है बाबू? यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा सत्य रहने वाली चीज़ है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दैट लगा दीजिए और इसके बाद में द सन सेट्स इन द वेस्ट मतलब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ये आपका है कौन सा सेंटेंस? तो ये आपका है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है क्या, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, डोंट बाथ इन द फ्लूडेड रिवर, बाढ़ वाली नदी में स्नान मत करो। ये क्या है? तो ये वाला आपका जो डोंट बाथ इन द फ्लूडेड रिवर है, ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जब इम्परेटिव होता है तो सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? फॉरबेड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, इन सब चीज़ों में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए माय फ्रेंड, अब मेरा मित्र मना तो कर रहा है, तो सेड टू को किस में बदलेंगे? फॉरबेड में बदल देंगे, मी कर देंगे। उसके बाद में इसमें कंजक्शन टू लगता है। इम्परेटिव में कंजक्शन क्या लगता है? तो इम्परेटिव में कंजक्शन टू लगता है, फिर टू लगा करके डू नॉट हटा दिया जाता है, तो बात हो जाएगा इन द फ्लूडेड रिवर। मतलब कि माय फ्रेंड फॉरबेड मी टू बाथ इन द फ्लूडेड रिवर, मेरे मित्र ने मुझे बाढ़ की नदी में स्नान करने से मना किया। ठीक है, हाँ ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में छपेंगे, एकदम से ऐसे ही प्रश्न आपके छपेंगे बोर्ड पेपर में। आप लोग देख लेना, जब पेपर देकर निकलोगे ना तो खुद कहोगे कि सर जी बहुत मस्त पेपर गया, जैसे आप लोग अभी तक हर पेपर में कह रहे हो। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब नीचे दिए गए वाक्य में से किसी एक को आप जोड़ना है, किसी एक को जोड़ना है। ये आप लोगों का है सिंथेसिस से। किससे है? सिंथेसिस से है। ये आपका सिंथेसिस से है, हाँ सिंथेसिस से है। सिंथेसिस में क्या है? तो ये कह रहा है कि द सन सेट मतलब सूर्य अस्त हुआ, सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में
ऊपर आ गए। तो देखिए अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते। सिंपल में बनाना है, किस में बनाना है, सिंपल में। तो जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक में होता है, एक ही होता है, तो वहाँ पर हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक तरफ द सन है, दूसरी तरफ द स्टार्स है, तो ऐसे में हम लोग उसको एब्सोल्यूट यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। यानी पहले वाक्य के बाद में, पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल लिख करके कामा लगाते हैं, फिर दूसरा वाक्य लिख देते हैं। तो देखिए ऐसा ही लिखा है। सेट को हमने क्या किया है, द सन हैविंग सेट कर दिया है और उसके बाद कामा लगाया है, फिर हो गया द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो ये आपका पहला था। अगर आप मान लीजिए इसको नहीं कर पा रहे हैं, नहीं याद है, तो दूसरा कह रहा है आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। द सन हैड सेट बिफोर, सूर्य पहले ही अस्त हो चुका था। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए तो यहाँ पर बाबू मेरे घर पहुँचने से पहले सूर्य अस्त हो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आप लोग डबल क्लास वाले वाक्य बनाते हैं ना, ठीक वही है। द सन हैड सेट मतलब सूर्य अस्त हो चुका था, बिफोर आई रीच्ड होम इससे पहले कि मैं घर पहुँचता, मेरे घर पहुँचने से पहले ही सूर्य अस्त हो चुका था। तो ये आप लोगों का हो गया प्रश्न नंबर बी, यानी पाँचवा का बी भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं सी वाले टॉपिक की ओर। तो सी वाला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी एक को, नीचे दिए गए किसी एक को जैसा बताया गया है वैसे ही बदलना है। पहला कह रहा है आयरन इज़ द हैवीएस्ट मेटल, लोहा सबसे भारी धातु है। लोहा सबसे भारी धातु है, इसको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में। तो जब कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं सुपरलेटिव से, तो उसमें मुख्य शब्द इसमें भी पहले होता है। मतलब आयरन को पहले लिखेंगे, फिर इज़ लिखेंगे, आयरन को पहले लिख करके फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग इज़ लिखेंगे। उसके बाद में जो वन ऑफ द मोस्ट है ना, वन ऑफ द हैवीएस्ट, वन ऑफ द हैवीएस्ट जो है ये क्या है, ये सुपरलेटिव फार्म है। इसका पॉजिटिव फार्म क्या होगा, उस कंपरेटिव फार्म क्या होगा, मोर हैवियर। मोर हैवियर कर देंगे। और कंपरेटिव फार्म में दैन का प्रयोग करते हैं तो दैन कर देंगे। अब अगर वन ऑफ ना लगा होता तो यहाँ पर हम एनी अदर या सम अदर लगाते, लेकिन वन ऑफ लगा है इसलिए क्या करेंगे, मेनी अदर कर देंगे, मेनी अदर मेटल। आयरन इज़ मोर हैवियर दैन मेनी अदर मेटल, मतलब लोहा अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक भारी धातु है। अब देखिए तीसरा नंबर मतलब सेकंड ये कह रहा है एवरीबडी मतलब द म्यूज़िक इज़ ऑफ आरफ्यूज चार्म्स एवरीबडी, मतलब आरफ्यूज का संगीत से सभी लोग या सबको आकर्षित करता है। आरफ्यूज का संगीत सबको आकर्षित करता है, इसको बनाना है आपको पैसिव वॉइस में। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पैसिव में आप जानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है यानी कि एवरीबडी। तो देखिए समवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, नो वन, नन, ये सभी कब हटता है, जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ये नहीं हटेगा। तो क्या हो जाएगा एवरीबडी, उसके बाद में इज़ लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा चार्म्ड। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो चार्म्ड हो जाएगा। एवरीबडी हमेशा एक वचन में होता है। बाई लगा करके द म्यूज़िक ऑफ आरफ्यूज, मतलब आरफ्यूज के संगीत से सभी लोग, संगीत के द्वारा सभी लोग आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब दो सेंटेंस दिया गया है, इसमें से किसी एक को सही करना है। आप लोग क्लास को बाबू सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और बोर्ड पेपर में अभी आपको कुछ घंटों के बाद ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या है। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, प्रश्न क्या है हम लोगों का, कह रहा है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। ये आप लोगों को इसमें गलत क्या है, तो इसमें देखिए किसी अमेरिका का कोलंबस ने आविष्कार नहीं किया था, खोज किया था। तो क्या होगा यहाँ पर इन्वेंटेड के जगह पर डिस्कवर्ड हो जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब में एरर है, वर्ब आपका क्या होना चाहिए, इन्वेंटेड के जगह पर क्या होना चाहिए, डिस्कवर्ड होना चाहिए।
अगला कह रहा है आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विथ हिम, मैं उससे बातचीत करने की शर्त पर नहीं हूँ। तो देखिए ऑन नहीं लगता है, ऑन टॉकिंग नहीं होता है, क्या होगा एट टॉकिंग होगा। आई एम नॉट एट टॉकिंग टर्म्स विथ हिम, मैं उसके साथ बातचीत करने के शर्त पर नहीं हूँ। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अगला शब्द है, अगला शब्द कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। मतलब आप किसी एक शब्द युग्म को चुन करके उससे वाक्य बनाइए, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए, क्लियर करते हुए। तो देखिए यहाँ पर एक है आपका पील, क्या है पील है, पील मतलब होता है गरजना। तो कह सकते हैं कि द क्लाउड्स आर पील, यहाँ पर बेटा ये जो पी एस से लिखा है ना, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पील। तो द क्लाउड्स आर पील, पीलिंग कर दो इसको, पीलिंग, द क्लाउड्स आर पीलिंग इन द स्काई, बादल आकाश में गरज रहे हैं, बादल आकाश में गरज रहे हैं। ठीक है, हाँ ये आपका हो जाएगा पीलिंग मतलब गरजना। और दूसरा है पील, पी डबल ई एल, इस पील का मतलब होता है छीलना। तो सी पील्ड ऑल द वेजिटेबल्स, उसने सभी सब्जियां छील दी, उसने सभी सब्जियां छील दी, ये आपका था। अब देखिए इसमें जो आपका दूसरा शब्द युग्म है ना सेल और सेल, ये हमने कल वाले वीडियो में कराया था, उसके जगह पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरे शब्द युग्म में मतलब दूसरे शब्द युग्म में हमसे क्या कह रहा, हम मान लीजिए ले लेते हैं पेन, पेन, इस पेन का मतलब होता है दर्द। और एक और पेन ले लेते हैं पी ए एन ई, इस पेन का मतलब होता है खिड़की का शीशा, क्या होता है खिड़की का शीशा, हाँ शीशा, शीशा मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं खिड़की का शीशा। तो इसका आप लोग वाक्य प्रयोग कर लेना। और चलते हैं हम लोग अब ट्रांसलेशन वाले सेक्शन पर। देखिए ट्रांसलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ढूंढ करके लाया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ढूंढ करके लाया हूँ। ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में 3 बार पूछा जा चुका है और चौथी बार भी चांसेस है। तो देखते हैं कि क्या है। भारत कह रहा ट्रांसलेट द हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए हिंदी पैसेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो क्या कह रहा है, भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है, भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है। तो सीधे हम कह सकते हैं, देखिए देयर इज़ ए ग्लोरियस हिस्ट्री, मतलब एक गौरवशाली इतिहास है किसका, ऑफ इंडिया नेशन बिल्डिंग, मतलब भारत राष्ट्र निर्माण का, यानी भारत राष्ट्र निर्माण का एक गौरवशाली इतिहास है। भारत के लोगों ने ही अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया है, प्रतिष्ठा मतलब होता है सम्मान, यानी इसकी सम्मान होता है। तो अब देख लेते हैं कि इंडियन पीपुल हैव मेड इट रिस्पेक्टेबल, भारतीय लोगों ने इसे सम्मानित किया है इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में, बाय देयर एफर्ट्स मतलब अपने प्रयासों से, यानी भारतीय लोगों ने अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से इसे विश्व में सम्मानित किया है। अब कह रहे हैं दर्शन और संस्कृति के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, द वैदिक सेंट्स मतलब वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर एंड शंकराचार्य ETC, मतलब कि वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य आदि एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज आर नोटेबल, मतलब क्या हैं उल्लेखनीय हैं, फॉर फिलॉसफी एंड कल्चर मतलब कि संस्कृति और दर्शन और संस्कृति के लिए। ठीक है, दर्शन और संस्कृति के लिए सभी लोग उल्लेखनीय हैं। अब अगला आपसे क्या कह रहा है, गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज। तो क्या कहेंगे, द डिस्कवरी ऑफ जीरो इन मैथ, मतलब गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, तो चरक संहिता इन हेल्थ। फिर क्या कह रहे हैं, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी इन ग्रामर ने क्या किया है, विश्व को पहले ही बहुत कुछ दे करके भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। तो
तो क्या किया है, प्रूव द सुपीरियॉरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज बाय गिविंग मेनी थिंग्स, मतलब पहले बहुत कुछ दे करके भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता को साबित कर दिया है। अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। एक लाइन और बच रहा है, भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो क्या क्या है भैया, द स्टेट मैनेजमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य व्यवस्थाएं, अशोका, समुद्रगुप्त एंड हर्ष, तो समुद्रगुप्त और हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं इस माने है फॉर एंशियंट इंडियन नेशनल यूनिटी, मतलब प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए हैं। चलिए, ये हम लोगों का महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन हो गया, ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एक निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं बाबू, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर भी करते रहें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बोर्ड पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं। अब देखिए कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। यहाँ से बेटा आपका लिटरेचर शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ से आपके पुस्तक वाले प्रश्न आ जाते हैं, किताबों वाले प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब आपको प्रत्येक प्रश्नों का 40 शब्दों में, लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना। देखिए यहाँ पर आपको काउंट नहीं करना है, आपका आंसर सटीक होना चाहिए। 20-25 शब्द, 30 शब्द या 50 शब्द तक भी अगर हो गया ना तो आपका उत्तर कटने वाला नहीं है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। आंसर नंबर ए पर है, क्वेश्चन ए है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो जब अंतिम पाठ की घोषणा हुई थी ना, उसके बाद में फ्रेंच ने क्या सोचा था, तो देखते हैं। फ्रेंच थॉट आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा दैट ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न मोर, कि वह अधिक नहीं सीख सकेगा। क्या कहा कि फ्रेंच ने सोचा कि वह अधिक नहीं सीख सकेगा। एंड ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट इट टिल नाउ, और उसने इसके बारे में अब तक बहुत अधिक नहीं सीखा था, और उसने यही सोचा था एट लास्ट कि अब वह फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाएगा। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। ठीक है, कि अब वह फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाएगा। अथवा करके है, मान लीजिए आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बताना है व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, डगलस के हृदय में कौन सा भय था, डगलस के दिल में कौन सा भय था, और हाउ मतलब कैसे था। तो देखते हैं बेटा, चाहे आप फ्रेंच वाला कर देना, और अगर फ्रेंच वाला आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डगलस वाला कर देना, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो कह रहे हैं डगलस हैव द टेरर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट सिंस हिज चाइल्डहुड, डगलस के पास उनके बचपन से ही उनके हृदय में पानी का भय था। किसका भय था, पानी का भय था। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर टोल्ड हिम, उनकी माँ बताती थी, अबाउट द ईच ड्राउनिंग, मतलब प्रत्येक डूबने वाले के बारे में, इन द याकिमा रिवर, मतलब याकिमा नदी में, सिंस हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही, क्योंकि उनकी माँ उनके बचपन से ही याकिमा नदी में प्रत्येक डूबने वाले व्यक्तियों के बारे में बताती थी। तो इस प्रकार से बच्चा क्या था, बच्चा बार बार डर रहा था, और डरते डरते पानी के बारे में उसको बहुत ज़्यादा भय हो गया। पानी के बारे में उसे इतना ज़्यादा भय हो गया ना कि वह अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को खोता रहा। अंत में उस बच्चे ने क्या किया था, अंत में उस बच्चे ने तैराकी सीखने का निर्णय लिया। हालांकि वह उसमें सफल भी रहा, एक इंस्ट्रक्टर की मदद से, एक निर्देशक की मदद से सफल भी रहा। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न, यानी ये तो आपका ए नंबर वाला था, अब बी नंबर वाले पर देखते हैं, 7वें के बी नंबर पर क्या है। तो कह रहे हैं
व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। वह जो रैट ट्रैप सेलर था, मतलब चूहेदानी का विक्रेता था, वह उस क्राफ्टर मतलब किसान, जो रैमजे आयरन वर्क में कार्य करने वाला बूढ़ा किसान था ना, उसकी कुटिया पर क्यों लौटा। तो देखिए, आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि जो ट्रैप सेलर था, चूहेदानी का विक्रेता था, रात भर उस कुटिया पर ठहरा और उस बूढ़े किसान ने उसकी बहुत सारी मदद की थी। उस बूढ़े किसान ने क्या किया था, उसकी बहुत सारी मदद की थी, मतलब उसको खाना दिया, दलिया पका करके, उसके साथ बैठ करके ताश खेला, उसे पीने के लिए तंबाकू का पाइप दिया, और इस प्रकार से दोनों ने एंजॉय किया, उसे अपने 30 क्रोनर दिखाए। और अंत में क्या होता है, अंत में ये होता है कि जब सुबह दोनों लोग चले जाते हैं तो यह पुनः आता है और उसके पैसे ले जाता है। तो वही इसमें हमें बताना है, द क्राफ्टर सोड हिज गेस्ट हिज 30 क्रोनर इन द लास्ट नाइट। मतलब पिछली रात में उस किसान ने अपने मेहमान को अपने 30 क्रोनर दिखाए थे। एंड द रैट ट्रैप सेलर हैड नॉट ए गुड, और उस चूहेदानी वाले विक्रेता के पास एक अच्छा व्यापार नहीं था। नॉट ए गुड बिजनेस, मतलब एक अच्छा व्यापार नहीं था। सो ही रिटर्न टू रॉब द मनी एट क्राफ्टर्स कॉटेज। इसलिए वह उस किसान की कुटिया पर क्या हुआ, पैसों को लूटने के लिए वापस आया था। किस लिए आया था, उस रुपयों को लूटने के लिए आया था। अथवा मान लीजिए आपको ये वाला वहाँ पर नहीं याद आ रहा है, या आप इसे नहीं करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ भी होता है, दोनों में से कोई एक ही करना है। हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी। तो ये आपका पाठ है बेटा इंडिगो वाला, गांधी जी वाला पाठ है इंडिगो, जिसमें राजकुमार शुक्ला के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, कह रहे हैं कि राजकुमार शुक्ला वाज एन इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक नील बटाईदार था। इंडिगो शेयर क्रॉपर मतलब एक नील का बटाईदार था। ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, वह एक बहुत लंबे समय के समझौते से छुटकारा पाना चाहता था। अबाउट द इंडिगो क्रॉपिंग, मतलब नील की कृषि के बारे में, नील खेती के बारे में वह एक लंबी समझौता से छुटकारा पाना चाहता था। फ्राम which ऑल द शेयर क्रॉपर्स वी आर फीलिंग सैड, जिससे सभी बटाईदार क्या कर रहे थे, जिससे सभी बटाईदार दुख का अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। देखिए, हमने ये प्रयास किया है कि हर पाठ से क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है, और हर पाठ से उन्हीं प्रश्नों को उठाया है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या उनके पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। अब देखिए, अब आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए वाक्य में से किसी एक का आपको 80 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में बाबू, तो 80 शब्दों में उत्तर देना है। और इसमें क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, फ्रेंच को अंतिम पाठ की घोषणा ने कैसे प्रभावित किया। तो देखते हैं, जो अंतिम पाठ की घोषणा थी ना, फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो फ्रेंच कभी पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था, हमेशा मौज मस्ती करता रहता था, हमेशा वह मौज मस्ती करता रहता था। लेकिन जब उस दिन वह क्लास में पहुंचा तो उसने वहां पर बहुत सारी चीज़ें भिन्न देखी, है ना। यानी कह सकते हैं, व्हेन फ्रेंच रीच्ड इन द क्लास he saw that many villagers were sitting on the back benches of the class। ठीक है, मतलब पिछले सीट पर सभी गांववासी बैठे हुए थे। और क्या था बेटा, और था कि द क्लास वाज क्वाइट कम्प्लीटली, क्लास पूरी तरीके से शांत था। और क्या चीज़ें थी, तो और अगर हम लोग देखें तो उसने देखा, मतलब ही सा दैट हिज टीचर मतलब वेल ड्रेस्ड which he dressed only on the occasion of the party or other well occasions, मतलब वह केवल उस ड्रेस को पहने हुए थे जिसे वह कभी भी कोई किसी पार्टी या समारोह में पहनते थे। When French
और हियर द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, जब फ्रेंच ने अंतिम पाठ की घोषणा को सुना तो ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न मोर अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो उसने सोचा कि अब वह फ्रेंच भाषा के बारे में और अधिक नहीं सीख पाएगा। His books which seemed nonsense for him, उसकी किताबें जो उसके लिए परेशानी प्रतीत होती थी, वेयर लुकिंग लवली नाउ, अब उसे अच्छी दिख रही थी, प्यारी दिख रही थी। एम हैमेल्स रूलर वाज नॉट फेयर्ड हिम या फ्राइटेंड हिम नाउ, अब एम हैमेल का रूलर उसे नहीं डरा रहा था। Thus he felt a very important change in himself, इस तरीके से उसने अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन को महसूस किया। ये आप लोग लिख लेंगे। देखिए इसको मैंने लिखा नहीं है, आपको मौखिक बोल दिया है, आप लोग इसे लिख लेंगे। अब देखिए अगला कह रहे हैं कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह क्या अनुसरण नहीं करना चाहता था। तो भैया ये आप लोगों का एक पाठ है, ये आप लोगों का एक पाठ है लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सा पाठ है? लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत। ठीक है, तो ये उसी पाठ से है। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। तो मुकेश वाज ए रैग पिकर हु लिव्ड इन सीमापुरी, मुकेश एक कूड़ा बीनने वाला लड़का था जो सीमापुरी में रहता था। व्हाट डिड ही वांट टू डू, ही वांट टू डू ए मोटर मैकेनिक, है ना, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वांट टू ड्राइव द कार, वह कार चलाना चाहता था। एंड फिर कह रहे हैं इन हिज लाइफ, मतलब अपने जीवन में। फिर कह रहे हैं कि एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, तो इन सीमापुरी मेनी पर्सन्स, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, मतलब लगभग सभी व्यक्ति, वी आर एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, सभी लोग लगभग किसमें थे? चूड़ियाँ बनाने के कार्यों में संलग्न थे। एंड येट दे डिड नॉट कलेक्टेड एनी मनी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और फिर भी वह मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल थे। दे लॉस्ट देयर हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य को भी खो रहे थे। व्हिच मुकेश डिड नॉट वांट टू, व्हिच मुकेश डिड नॉट वांट टू फॉलो, जिसे मुकेश अनुसरण नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया लॉन्ग वाला। अब हम लोग देखते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए ये आपका एक स्टेंजा होता है, पोएम का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पोएम का एक स्टेंजा होता है, इसको पढ़ना होता है और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो कह रहे हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मतलब ठंडे समुद्र में मछुआरे, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मतलब कि व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सल्ट, और नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति, और नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों पर देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी, ठंडे महासागर में क्या होगा, ठंडे महासागर में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका उत्तर बताया है कि इन द कोल्ड सी, मतलब ठंडे महासागर में, द फिशरमैन वुड नॉट हर्ट द व्हेल्स, हर्ट मतलब हानि पहुँचाना, या यहाँ पर आप हार्म भी कर सकते हैं, कि ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल मछली को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कौन अपने चोटिल हाथों पर देखेगा। तो देखिए यहाँ पोएम में कह रहा है द मैन गैदरिंग सल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, आपके मतलब क्या बता रहा है कि जो चोटिल व्यक्ति, मतलब नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति हैं ना, वो अपने चोटिल हाथों पर
वो अपने चोटिल हाथों पर देखेंगे। तो यहाँ का इसका आंसर देख लीजिए, आंसर इसका यहाँ पर है। आंसर क्या कह रहा है, वही चीज़ हमने है जो हमने बताया है। द सॉल्ट गैदरिंग मैन वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, मतलब नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने चोटिल हाथों पर देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों से इसमें पूछ रहा है बेटा कि हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, ये सब कुछ संभव कैसे होगा। तो आपको याद होना चाहिए ये सब कुछ संभव होगा उसी चीज़ से जो इस पोयम का नाम है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब कि क्या होता है, शांति रखने से। तो देखिए यही हमें बता देना है, दिस ऑल वुड बी पॉसिबल बाय कीपिंग क्वाइट। ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ शांत रहने से संभव होगा। फॉर फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए, यह सब कुछ कुछ क्षण के लिए शांत रहने से होगा। कब होगा, जब आप कुछ देर तक शांत रहेंगे तभी यह सब कुछ संभव होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ये आपका अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए गए किसी कविता में से किसी भी कविता का आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया में पहला ऑप्शन है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 जो है इसकी राइटर हैं कमला दास। कौन है, कमला दास हैं, ठीक है, कमला दास हैं, ठीक। अब इस दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसके पोएट हैं जॉन केट्स। कौन है, जॉन केट्स। जॉन केट्स मतलब इसके पोएट कौन है, जॉन कीट्स हैं। तीसरा बेटा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के हैं पाब्लो नेरूडा। पाब्लो नेरूडा। अब देखिए ये तीनों पोएम चैनल पर मैंने कल सुबह एक वीडियो प्रोवाइड कराया है। इन तीनों पोएम का सेंट्रल आइडिया आप लोगों को मैंने दिया है। तो जो आप लोगों को मैंने सेंट्रल आइडिया दिया है, लगभग 12-14 मिनट का वीडियो है। एक बार आप लोग उसे ज़रूर देख लेना। और बहुत आसान भाषा में मैंने सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड कराया है बेटा, उसे आप पढ़ करके जाना। इसी तीन सेंट्रल आइडिया में से आपको वहाँ बोर्ड पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप लोग विश्वास करके जाइए और सेंट्रल आइडिया को पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में मैंने कराया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको पता है ये वाला सेक्शन आपका कहाँ से है, तो ये वाला सेक्शन आपका सप्लीमेंट्री से है। कहाँ से है बाबू, सप्लीमेंट्री से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर, मतलब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। अब क्या कह रहा है, हु वाज साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट कौन था, यानी मनोचिकित्सक कौन था। और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तीसरी मंजिल के बारे में क्या बताया। मैं आपको बता दूं ये लेसन ही है द थर्ड लेवल। कौन सा लेसन है, द थर्ड लेवल है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट कौन था। तो यहाँ पर है बेटा सैम बीनर वाज ए साइकियाट्रिस्ट। सैम बीनर एक मनोचिकित्सक था। सैम बीनर कौन था, मनोचिकित्सक था, जो कि चार्ली का मित्र भी था। ही टोल्ड, अब पूछ रहे हैं कि उसने बताया क्या, तो ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तीसरी मंजिल के बारे में बताया। दैट कि उसने तीसरी मंजिल के बारे में बताया कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, ये पूरा संसार असुरक्षा, फेयर मतलब डर, वार मतलब युद्ध, वरी माने चिंता, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इन अन्य सभी तरीकों से भरा हुआ है। ये पूरा संसार इन सभी तरीकों से भरा हुआ है। एंड एवरीबडी वांट टू एस्केप, और प्रत्येक व्यक्ति भाग जाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाहता है, इससे भागना चाहता है, बचना चाहता है। तो करना क्या है, द थर्ड लेवल। अब इसके अनुसार देखें तो द थर्ड लेवल इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, मतलब तीसरी मंजिल केवल मात्र एक कल्पना है। तीसरी मंजिल क्या है बाबू, तो तीसरी मंजिल केवल एक कल्पना है। तीसरी मंजिल वास्तव में कुछ है ही नहीं, तीसरी मंजिल वहाँ पर थी ही नहीं। अच्छा बात करें कि ये कहाँ की तीसरी मंजिल की बात कर रहे हैं, तो एक स्थान था न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का स्थान है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक स्थान था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। कौन सा स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर
चार्ली कहता है कि वहाँ पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरी मंजिल पर गया हूँ, जबकि वहाँ के सारे आधिकारिक घोषणे और सभी लोग कहते थे कि वो केवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन केवल 2 मंजिल की थी। कितने मंजिल की? केवल 2 मंजिल की थी। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली, मतलब अथवा करके लिखना है कि चार्ली को सैम ने अपने पत्र में क्या लिखा था। सैम ने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा था। तो सैम हैड रिटन इन द लेटर, सैम ने पत्र में लिखा था दैट ही वाज ऑन द 3rd लेवल। उसने बताया कि वह तीसरी मंजिल पर था। कहाँ पर था? तीसरी मंजिल पर था। व्हेयर, जहाँ पर, देयर इज़, जहाँ पर, व्हेयर देयर इज़ मतलब जहाँ पर क्या है, देयर इज़ द ग्रेट पीस मतलब बहुत अधिक शांति है। एंड सजेस्टेड चार्ली टू सर्च फॉर इट कंटिन्यूली, और चार्ली को इसे निरंतर तलाश करने के लिए बताया। क्या किया? इसे निरंतर तलाश करने के लिए बताया कि आप लगातार इसकी क्लास को मतलब इसके सर्च को, इसकी खोज को जारी रखें। बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, आप लोग इसे एक बार शेयर कर दें और क्लास को लाइक भी कर दें। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। अब हम लोग चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई द लैम्ब, लैम्ब के द्वारा डेरी कैसे प्रभावित था। तो ये आप लोगों का सप्लीमेंट्री का लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन मतलब ऑन द फेस ऑफ इट। कौन सा पार्ट है? ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट है, जिसमें डेरी एक लड़का होता है जिसका चेहरा जला हुआ होता है। तेजाब गिर जाने से चेहरा एक हिस्सा जल जाता है। और लैम्ब एक व्यक्ति होता है जिसका एक बम धमाके में एक पैर चला गया होता है, लंगड़ा होता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो प्रश्न पूछा गया, तो देखिए प्रश्न का उत्तर, डेरी हिड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपुल, डेरी अपने आप को लोगों से छिपाता था, हु हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, जो उसके भद्दे चेहरे के कारण उससे नफरत करते थे। मतलब डेरी ऐसे लोगों से अपने आप को छिपाता था जो उससे उसके भद्दे चेहरे के कारण नफरत करते थे। मिस्टर लैम्ब इनकरेज हिम टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, श्रीमान लैम्ब उसे एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने अतीत को पीछे की ओर छोड़ते हुए। मतलब अगर आप अपने अतीत को लिए बैठे रहेंगे ना, तो आप वर्तमान अच्छा नहीं कर पाएंगे, और जब आप वर्तमान अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपका भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से इसी क्रम में ये बता रहा है कि अपने अतीत को छोड़ करके एक साधारण जीवन जियो। सो इसलिए ही इज़ इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, वह श्रीमान लैम्ब से बहुत ही अधिक प्रभावित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहे हैं हु वाज सदाओ, सदाओ कौन था। ये आप लोगों का किस पाठ का है? व्हेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पाठ है ना, ये पाठ आप लोगों का है द इनेमी। किस पाठ से है? द इनेमी पाठ से है। एक पाठ इंटर में है, चौथे नंबर पर है सप्लीमेंट्री में, द इनेमी। तो उससे है कि सदाओ कौन था। तो भैया सदाओ वाज ए जापानीज डॉक्टर, सदाओ कौन था? एक जापानी डॉक्टर था। अच्छा पूछ रहे हैं व्हेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ था। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पाठ ही शुरू होता है कि डॉक्टर सदाओ हाकीज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट व्हेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। तो वही हमें बता देना है कि हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, उसका घर जापानी समुद्र तट के एक स्थल पर था। व्हेयर एज ए लिटिल बॉय, जहाँ पर एक लड़के के रूप में, ही हैड ऑफन प्लेड, वह अक्सर खेला करता था। जहाँ पर एक लड़के के रूप में वह अक्सर खेला करता था। ये आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में से 11 प्रश्न हो चुके हैं। और अब आपका लास्ट प्रश्न आता है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है कि हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, मतलब बाघ राजा कौन था। व्हाट वेयर हिज अदर नेम्स, उसके अन्य नाम क्या क्या थे।
और हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसका बाघ राजा नाम कैसे पड़ा। तो हम लोगों को बताना है कि बाघ राजा कौन था। तो द टाइगर किंग वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। द टाइगर किंग वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग यानी बाघ राजा कहाँ का राजा था, तो वो प्रतिबंधपुरम का राजा था। और कह रहे हैं कि व्हाट वाज हिज अदर्स नेम, मतलब उसके अन्य नाम क्या थे। तो उसके अन्य नामों में क्या क्या था, चलिए देख लेते हैं। हिज अदर्स नेम वाज आइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याघ्र संघारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC, RCRC के, मतलब इतना नाम है। देखिए इतना अगर आप ना लिख पाए ना, तो बस केवल आप इतना ज़रूर लिख देना कि सर जिलानी जंग बहादुर, सर जिलानी जंग बहादुर, ये आप लोग ज़रूर लिख देना, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। तो उसके जन्म के समय पर, मतलब सीधे लिखेंगे कि व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड अबाउट हिज फ्यूचर। मतलब जब बाघ राजा पैदा हुआ तो राज्य के ज्योतिषी ने उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की। दैट द बॉय वाज बॉर्न इन द बुल स्टार, कि बच्चा वृषभ राशि में पैदा हुआ था। एंड सो, और इसलिए हिज डेथ वुड कम इन द फॉर्म ऑफ टाइगर, उसकी मृत्यु बाघ के रूप में आएगी, और उसकी मृत्यु बाघ के रूप में आएगी। व्हेन द बॉय ग्रू, जब बच्चा बड़ा हुआ, ही न्यू अबाउट द प्रेडिक्शन, उसने उस भविष्यवाणी के बारे में जाना। ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर, उसने बाघ को मारने का निर्णय लिया। व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले बाघ को मारा, ही कॉल्ड आउट द एस्ट्रोलॉजर, तो उसने ज्योतिषी को बताया, बुलाया। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट द महाराज कुड किल 99 टाइगर्स द सेम मैनर्स। उसने बताया कि महाराज 99 बाघों को ऐसे ही मार सकते हैं, बट ही वुड बी एवार ऑफ द 100 टाइगर, लेकिन उन्हें 100वें बाघ से जागरूक रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। तो हुआ क्या, द किंग डिसाइडेड टू किल द 100 टाइगर, मतलब राजा ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया। दस ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, इस प्रकार से वह बाघ राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका था इस वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहे हैं व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था। व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था। हाउ इज़ अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका किस प्रकार से पृथ्वी के इतिहास को पाने का हिस्सा है, मतलब पृथ्वी के इतिहास को देखने का हिस्सा किस प्रकार से है। तो भैया गोंडवाना क्या था, तो गोंडवाना जो था ना, ये भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये क्या था, गोंडवाना भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कह सकते हैं कि द सुपर कॉन्टिनेंट यानी द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिट्स सेंट्रल्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। जो आज का वर्तमान दिन का अंटार्कटिका है ना, इसके आसपास गोंडवाना नामक स्थान था। 500 ईयर्स एगो मतलब 500 वर्षों पहले या 500 मिलियन वर्ष पहले। द व्हेन द डायनासोर्स वेयर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे। एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, और जब स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तो ये भूमि, ये पृथ्वी कई देशों में बंटने के लिए मजबूर हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, उस ग्लोब का आकार लेते हुए जैसा कि इसे हम आज जानते हैं। तो ये बेटा आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसे आप रिवीजन करके जाना, पूरा देख करके जाना, आशा है।
और आशा ही नहीं विश्वास है कि इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और बेटा इस परीक्षा के बाद में, बोर्ड परीक्षा के बाद में आप लोगों की जो अगली परीक्षाएं होनी है, यानी कि जैसे आपको किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं या किसी और चीज़ों में जाना चाहते हैं तो जीके जीएस है, हिंदी है, ट्रिकी मैथ है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी, सभी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए, अभी आप लोगों की कुछ ही देर में परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और एक बार आप सभी लोग रिज़ल्ट आने पर हमें सूचना कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना किसी भी वीडियो में कि सर जी इतना नंबर आया है इंग्लिश में। बेटा आप लोगों के रिज़ल्ट से ही हम लोगों को खुशी होती है। तो चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से कामना है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ, यानी कुछ कॉम्पिटिटिव वीडियो के साथ, सब्जेक्टिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।